नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स केवाईसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हुआ है, जिसे हमारे इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो अलग से केवाईसी पार्ट्स को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक करके हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष में लागू या पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2010। सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2002। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पीएमएल रूल्स का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे पीएमएल रूल का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके सामने है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005। ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2002। ऑप्शन सी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 एंड ऑप्शन डी, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग रूल्स 2005। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वही सही जवाब दे पाएगा दोस्तों जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ध्यान से। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, पीएमएल एक्ट और पीएमएल रूल्स के अनुसार रेगुलेटेड एंटिटीज से क्या अपेक्षित है? यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है दोस्तों। रेगुलेटेड एंटिटीज आरईएस से क्या अपेक्षित है? तो आरईएस, इस पॉइंट को हमें रखना है। रेगुलेटेड एंटिटीज होगा आरईएस का मतलब। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे। ऑप्शन ए है, ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं अपनाना और लेन देन की निगरानी करना। ऑप्शन बी, केवल कर अदायगी करना। ऑप्शन सी, सिर्फ आंतरिक कर्मचारियों की पहचान रखना। ऑप्शन डी, केवल बाहरी ऑडिट कराना। सही जवाब आपको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे हम सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, केवाईसी पॉलिसी 2024 किन किन प्रमुख मानकों को शामिल करती है? तो ऑप्शन ए, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, एमएलए स्टैंडर्ड, सीएफटी नॉर्म्स और पीएमएलए ऑब्लिगेशंस। ऑप्शन बी, केवल ग्राहक पहचान। ऑप्शन सी, केवल मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नियम। ऑप्शन डी, सिर्फ सीएफटी नॉर्म्स। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, पीएमएलए का पूरा नाम क्या है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन सी, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005। ऑप्शन डी, प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को इसका जवाब पता होगा। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, केवाईसी पॉलिसी 2024 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, नो योर कस्टमर केवाईसी पॉलिसी 2024। ऑप्शन बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी 2024। ऑप्शन सी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी 2004। ऑप्शन डी, फिनेंशियल सिक्योरिटी पॉलिसी 2024। क्या होगा सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी दीजिए। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ध्यान से, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, बेनिफिशियल ऑनर का अर्थ किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास, वह प्राकृतिक व्यक्ति जो स्वामित्व हित ऑनरशिप इंटरेस्ट को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है, केवल कंपनी का एमडी एंड सीईओ। ऑप्शन सी है, सिर्फ शेयर होल्डर्स जो 5% शेयर रखता है। और ऑप्शन डी है, कोई भी सरकारी अधिकारी। तो क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8,
किसी कंपनी में कंट्रोलिंग ऑनरशिप इंटरेस्ट किस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी लाभ पर माना जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। सही जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप। चलिए देखेंगे हम इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी 10% होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, कंपनी में कंट्रोल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए सिर्फ पूंजी निवेश करना, ऑप्शन बी केवल वोटिंग में भाग लेना, ऑप्शन सी बहुमत निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार या प्रबंधन नीतिगत निर्णयों पर नियंत्रण, ऑप्शन डी केवल मुनाफे का हिस्सा प्राप्त करना। सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? ऑप्शन ए जो 5% से अधिक पूंजी रखता हो, ऑप्शन बी जो 10% या उससे अधिक पूंजी का लाभ का हकदार हो, ऑप्शन सी केवल मैनेजिंग पार्टनर और ऑप्शन डी सभी साझेदार। दीजिए सही जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तभी आप दे पाएंगे इसका जवाब। चलिए हम देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, यूनियन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में बेनिफिशियल ओनर कौन माना जाएगा? ऑप्शन ए जो 10% पूंजी रखे, ऑप्शन बी जो 15 से अधिक संपत्ति या पूंजी लाभ रखता हो, ऑप्शन सी केवल प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी सभी सदस्य बराबर। बताइए सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, यदि यूनियन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में 15% की शर्त पूरी न हो तो बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? ऐसी कंडीशन में कौन होगा बेनिफिशियल ओनर? तो ऑप्शन ए आपके पास है ट्रेजरर, ऑप्शन बी है नेचुरल पर्सन होल्डिंग सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल पोस्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट नॉमिनी, ऑप्शन डी कोई नहीं। दीजिए सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो सही उत्तर इसका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन हो सकते हैं? ऑप्शन ए केवल ट्रस्टी, ऑप्शन बी केवल ऑथर, ऑप्शन सी ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी 10% या अधिक हित वाले और कोई भी नेचुरल पर्सन जो अंतिम नियंत्रण रखे। देखेंगे दोस्तों अगला ऑप्शन है केवल बेनिफिशियरीज। दीजिए सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं उत्तर सही क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर की पहचान किस प्रतिशत इंटरेस्ट पर तय होगी? ऑप्शन ए आपके सामने 5% या अधिक, ऑप्शन बी 7.5% या अधिक, ऑप्शन सी 10% या अधिक और ऑप्शन डी 15% या अधिक। दीजिए सही जवाब कमेंट बॉक्स में। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYCR का मुख्य कार्य क्या है? बताइए दोस्तों आप सभी को पता होगा मुख्य कार्य क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए देखेंगे ऑप्शन यहाँ क्या दिया है। तो ऑप्शन ए ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड को डिजिटल रूप प्राप्त करना, सुरक्षित रखना और पुनः प्राप्त करना। क्या यह है? ऑप्शन बी केवल आधार कार्ड जारी करना, ऑप्शन सी पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना, ऑप्शन डी लोन अप्रूवल करना। तो ये तो बहुत ईजी ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया गया है, सभी को पता होगा ऑप्शन ही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, डिजिटल KYC में किन तत्वों को कैप्चर करना आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल ग्राहक की फ़ोटो, ऑप्शन बी ग्राहक की लाइव फ़ोटो OBD या आधार प्रूफ साथ ही लोकेशन, ऑप्शन सी केवल आधार नंबर, ऑप्शन डी केवल ग्राहक हस्ताक्षर। इसमें भी इजी ऑप्शंस दे दिया गया है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
ऑप्शन ए क्या क्या दिया देखेंगे। ई रिकॉर्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाणीकरण। ऑप्शन बी सिर्फ फोटो खींचने के लिए। ऑप्शन सी मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए। और ऑप्शन डी सिर्फ पैन वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस जो हैं उसको इजी कर दिया है। फिर भी आप जवाब दीजिए, सही उत्तर कमेंट में देखिए दीजिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 18। नाउ योर क्लाइंट आइडेंटिफायर क्या है। ये प्रश्न थोड़ा देखेंगे, बताइए आप सभी क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए आपके सामने है ग्राहक का मोबाइल OTP। ऑप्शन बी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा जारी कोड। ऑप्शन सी UIDAI द्वारा जारी कोड। ऑप्शन डी ग्राहक का UCIC। क्या होगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखेंगे सही उत्तर हम क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 19। UCIC का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों UCIC का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन कोड। ऑप्शन बी यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। ऑप्शन सी यूनिवर्सल क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन कोड। और ऑप्शन डी यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन कोड, आइडेंटिटी कोड। क्या होगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 20। UCIC से संबंधित कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन दिया गया है। तो ऑप्शन ए लिखा है UCIC केवल नए ग्राहकों के लिए लागू है। ऑप्शन बी UCIC केवल कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए है। ऑप्शन सी सभी ग्राहकों के सभी खातों के UCIC से जोड़ा जाएगा। और ऑप्शन डी UCIC केवल आधार से जनरेट होता है। तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। सभी ग्राहकों के सभी खातों को UCIC से जोड़ा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 21। इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ है। सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए किसी भी स्कैन की हुई फाइल। ऑप्शन बी कोई भी अनसाइंड PDF। ऑप्शन सी जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा वैध डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। और ऑप्शन डी केवल फोटोकॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए दोस्तों। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 22। इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट किन नियमों के अंतर्गत मान्य है। तो ऑप्शन ए क्या है IT रूल 2016 डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज़। ऑप्शन बी PMLA 2002। ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 2013। और ऑप्शन डी इनकम टैक्स एक्ट 1961। सही जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 23। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए किसी भी रजिस्टर्ड कॉमर्शियल कंपनी को। ऑप्शन बी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से बनी संस्था जो ट्रस्ट सोसाइटी सैंक्शन एड कंपनी के रूप में पंजीकृत हो। ऑप्शन सी केवल सहकारी समिति को। और ऑप्शन डी सभी लिस्टेड कंपनी को। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 24। ट्रांजैक्शंस की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ऑप्शन ए केवल अकाउंट ओपनिंग। ऑप्शन बी केवल कैश विड्रॉल। ऑप्शन सी परचेज, सेल, लोन, प्लेस, गिफ्ट, ट्रांसफ़र, डिलीवरी या उनका अरेंजमेंट। और ऑप्शन डी सिर्फ डिजिटल पेमेंट। सही जवाब क्या होगा देखिए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। चलिए देखेंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। ये ऑप्शंस थोड़े इजी कर दिए यहाँ पे, बाकी प्रश्न अच्छे थे। प्रश्न क्रमांक 25 की ओर बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस में किस प्रकार के फंड ट्रांसफ़र शामिल होते हैं।
ऑप्शन ए सिर्फ कैश, ऑप्शन बी सिर्फ चेक, ऑप्शन सी कैश, चेक, पे ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य नॉन फिजिकल माध्यम, और ऑप्शन डी केवल यूपीआई पेमेंट। ये भी बहुत इजी सवाल है दोस्तों, सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए उत्तर देखेंगे, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26, ट्रांजैक्शंस की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सेफ डिपॉजिट बॉक्स का उपयोग, ऑप्शन बी किसी फिडुशियरी रिलेशनशिप में प्रवेश, ऑप्शन सी लीगल पर्सन या सिस्टम की स्थापना, ऑप्शन डी सिनेमा टिकट बुकिंग। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। हम ऑप्शन डी सिनेमा टिकट बुकिंग इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 27, सस्पेशियस ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है सिर्फ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें अपराध से प्राप्त धन शामिल हो, असामान्य जटिलता हो, आर्थिक आधार न हो या आतंकवाद से जुड़ा हो, ऑप्शन सी एटीएम कैश विड्रॉल, ऑप्शन डी रेगुलर ईएमआई पेमेंट। ऑप्शंस को बहुत इजी किया गया है यहाँ पे, तो बहुत आसान सवाल होगा। सही जवाब अपना ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से कौन सा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन ए सैलरी अकाउंट में नियमित क्रेडिट, ऑप्शन बी लोन ईएमआई का पेमेंट, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अनयूजुअल और यूनिक कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑप्शन डी नॉर्मल कैश डिपॉजिट। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत इजी होते हुए देखने को हमें मिले हैं, इस कारण से जो प्रश्न है वो इजी हो गया है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ओबीडी में कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी कॉलेज आईडी, ऑप्शन डी गैस कनेक्शन स्लिप। शामिल है, कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन बी पासपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30, निम्न में से कौन सा ओबीडी नहीं है? ऑप्शन ए वोटर आईडी इशूड बाय इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन सी पैन कार्ड, ऑप्शन डी लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी पैन कार्ड, सभी को पता है ओबीडी नहीं है, इसको हटा दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 31, नरेगा या जॉब कार्ड कब ओबीडी माना जाएगा? कब माना जाएगा? ऑप्शन ए जब यह स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर द्वारा ड्यूली साइंड हो, ऑप्शन बी हमेशा वैलिड माना जाएगा, ऑप्शन सी केवल आधार से लिंक होने पर, ऑप्शन डी अगर बैंक चाहे तो। ऑप्शन यहाँ पे बहुत इजी दे दिए गए हैं, इस कारण से ये सवाल इजी हो गया है। तो सही जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 32, यदि ग्राहक द्वारा जमा ओबीडी में एड्रेस अपडेट नहीं है तो किसे प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में स्वीकार किया जाएगा? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। ऑप्शंस देखेंगे। यूटिलिटी बिल 2 महीने पुराना भी मान्य, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट 2 महीने के अंदर यूटिलिटी बिल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एम्प्लॉय लेटर, ऑप्शन सी केवल आधार कार्ड, और ऑप्शन डी पैन कार्ड। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 33, यूटिलिटी बिल ओबीडी के रूप में कब तक पुराना स्वीकार्य है? तो बिल कब तक पुराना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी 2 महीने पुराना तक स्वीकार्य रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 34, अगर ग्राहक 3 महीने में अपडेटेड एड्रेस ओबीडी जमा नहीं करता तो उसके खाते पर क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन ए अकाउंट क्लोज, ऑप्शन बी डेबिट फ्रीज, ऑप्शन सी नॉमिनी कैंसिल, ऑप्शन डी केवाईसी पूरी तरह रिजेक्ट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 35, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP
किसके बराबर माना जाएगा? ऑप्शन ए फेस टू फेस CIP, ऑप्शन बी सिंप्लीफाइड KYC, ऑप्शन सी OTP बेस्ड eKYC और ऑप्शन डी कस्टमर अंडरटेकिंग। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 36, VCIP में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल आधार अपलोड, ऑप्शन बी ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा सिक्योर लाइव ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन सी केवल सिग्नेचर वेरिफिकेशन और ऑप्शन डी केवल अकाउंट नंबर शेयरिंग। सही जवाब सभी को पता होगा। ऑप्शंस बहुत इजी दे दिए गए हैं यहाँ पे, इसलिए प्रश्न इजी बनता है। तो सही जो उत्तर होगा हमारा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 37, VCIP प्रक्रिया में किसका पालन आवश्यक है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और ऑडिट ट्रायल, ऑप्शन बी सिर्फ आधार लिंकिंग, ऑप्शन सी केवल मैन्युअल नोटिफिकेशन, ऑप्शन डी पेन अपलोड। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 38, कस्टमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिर्फ अकाउंट होल्डर को, ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो बैंक के साथ किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी में संलग्न है, किसी और की ओर से कार्य कर रहा है, ऑप्शन सी केवल लोन लेने वाला, ऑप्शन डी सिर्फ नॉमिनी। बहुत इजी ऑप्शन दे दिया गया है, इसलिए प्रश्न बहुत इजी बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 39, वॉक इन कस्टमर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वह व्यक्ति जो बैंक में खाता रखता है और लेन देन करता है, ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसका बैंक के साथ खाता नहीं है लेकिन ट्रांजैक्शन करता है, ऑप्शन सी सिर्फ नॉमिनी, ऑप्शन डी ATM कार्ड होल्डर। सही जवाब देखेंगे ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 40, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस CDD का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल ग्राहक का नाम लेना, ऑप्शन बी ग्राहक और बेनिफिशियल ओनर की पहचान और सत्यापन विश्वसनीय स्रोतों से करना, ऑप्शन सी सिर्फ खाता खोलना, ऑप्शन डी लोन अप्रूव करना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन बी सही जवाब हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 41, नॉन फेस टू फेस कस्टमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जो शाखा जाकर खाता खोलता है, ऑप्शन बी जो बिना शाखा या बैंक ऑफिस आए या बैंक अधिकारियों से मिले बिना खाता खोलता है, ऑप्शन सी जो केवल लोन लेता है, ऑप्शन डी ATM से ट्रांजैक्शन करने वाला। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 42, फटका फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट किस देश का टैक्स कानून है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी OECD। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 43, फटका के तहत विदेशी वित्तीय संस्थानों को क्या करना होता है? ऑप्शन ए US नागरिकों या उनकी कंपनियों की टैक्स कंप्लायंस जानकारी साझा करना, ऑप्शन बी सभी देशों की जानकारी साझा करना, ऑप्शन सी केवल लोन डिटेल्स भेजना, ऑप्शन डी सिर्फ कैश डिपॉजिट जानकारी देना। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 44, CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किस संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी OECD काउंसिल, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी यूनेस्को। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 45, CRS के अंतर्गत फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना होता है? ऑप्शन ए सिर्फ लोन अप्रूव करना, ऑप्शन बी हर वर्ष खाता जानकारी एकत्रित कर अन्य देशों की आधिकारिक संस्थाओं के साथ साझा करना, ऑप्शन सी केवल डोमेस्टिक डाटा स्टोर करना और ऑप्शन डी ATM ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 46, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन PEPS में कौन शामिल होते हैं?
ऑप्शन ए सिर्फ सांसद, ऑप्शन बी हेड ऑफ स्टेट्स वरिष्ठ राजनेता, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, ऑप्शन सी सिर्फ स्थानीय पंचायत सदस्य, ऑप्शन डी केवल बैंक एम्प्लॉय। सही जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 47। वायर ट्रांसफर क्या है? ऑप्शन ए कैश द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी चेक से पेमेंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी फिजिकल ड्राफ्ट से पेमेंट। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 48। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कब कहलाता है? ऑप्शन ए जब भेजने और प्राप्त करने वाला बैंक एक ही देश में हो, ऑप्शन बी जब सेंडर और रिसीवर अलग अलग देशों में हो, ऑप्शन सी जब कैश में ट्रांजैक्शन हो, ऑप्शन डी जब केवल चेक से किया जाए। सही उत्तर क्या होगा देखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 49। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर कब कहलाता है? ऑप्शन ए जब भेजने वाले और प्राप्त करने वाला बैंक एक ही देश में हो, ऑप्शन बी जब सेंडर और रिसीवर बैंक अलग अलग देशों में हो, ऑप्शन सी जब ट्रांजैक्शन चेक से हो, और ऑप्शन डी जब ट्रांजैक्शन यूटिलिटी बिल के माध्यम से हो। सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 50। केवाईसी पॉलिसी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ खाता खोलना आसान बनाना, ऑप्शन बी ग्राहकों और उनकी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को समझकर संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी केवल लोन रिकवरी करना, ऑप्शन डी एटीएम उपयोग बढ़ाना। सही जवाब देखेंगे क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 51। केवाईसी नॉर्म्स एएमएल स्टैंडर्ड और सीएफटी मीजर्स किस कानून से जुड़े दायित्वों का पालन करने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन बी पीएमएलए 2002, ऑप्शन सी आईटी एक्ट 2000, ऑप्शन डी इनकम टैक्स एक्ट 1961। सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 52। केवाईसी पॉलिसी से बैंक को सरकार की किन संस्थाओं के साथ सहयोग करने में मदद मिलती है? तो ऑप्शन ए केवल आरबीआई, ऑप्शन बी विभिन्न सरकारी संस्थाएं जो एएमएल, सीएफटी और फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ी हो, ऑप्शन सी सिर्फ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इंश्योरेंस कंपनीज। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 53। केवाईसी पॉलिसी के 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट, लोन अप्रूवल, अकाउंट क्लोजर, ट्रांजैक्शन अलर्ट, ऑप्शन सी कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, ग्रीवियंस रिड्यूसल, रिस्क स्कोरिंग, ऑप्शन डी एमएल, सीएफटी, पीएमएलए, यूसीआईसी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 54। केवाईसी पॉलिसी का कौन सा तत्व नए ग्राहक को स्वीकार करने से संबंधित है? ऑप्शन ए रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ऑप्शन सी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सीएपी, ऑप्शन डी मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।